नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है दीपाली। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत मलावी के बीच कला, संस्कृति, युवा मामले, खेल एवं फार्मा क्षेत्र में सहयोग संबंधी 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने समकक्ष लाजरस चकवेरा के साथ की द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। कामजू मुसोलियम समाधि स्थल पर मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामजू बांडा को दी श्रद्धांजलि। झारखंड चुनाव मिलकर लड़ेगा एनडीए। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। भाजपा 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 10 सीटें आजसू, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट लोजपा रामविलास के लिए छोड़ी। हरियाणा में कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह का पहला बड़ा फैसला। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए होगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। किसान कल्याण के प्रति जताई अपनी सरकार की प्रतिबद्धता। दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसान पर होगी एफआईआर। 2 साल तक उन किसानों से नहीं खरीदी जाएगी फसल, आदेश जारी। बेंगलुरु टेस्ट में भारत के समक्ष हार का खतरा मंडराया। सचिन रविंद्र की शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 300 रनों से ज्यादा की बढ़त की हासिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी अफ्रीकी देश मलावी की यात्रा के दौरान 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और मलावी के बीच कला एवं संस्कृति में सहयोग, खेल सहयोग, युवा मामलों पर सहयोग, फार्मास्यूटिकल सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देश मलावी यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके साथ ही वे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी मौजूद रहीं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कामजू मुसोलियम समाधि स्थल गईं, जहां उन्होंने मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामजू बांडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थल पर राष्ट्रपति की परंपरागत तरीके से अगवानी की गई। राष्ट्रपति ने वहां विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर हेस्टिंग्स कामजू बांडा का जन्म 14 मई 1898 को हुआ था और वो 1961 से 1994 तक राष्ट्रपति रहे। 25 नवंबर 1997 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 31 साल पूरे होने के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मानवाधिकार दिवस विषय पर चर्चा की और दूसरों के अधिकार की रक्षा की बात की। This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities and advancing human rights. Equality has to be understood as it is beyond definition as such. However, indisputably, at the core of equality is that all human beings are born free and equal in dignity and in rights. Religion, race, color, sex, status or other facets. झारखंड में आज प्रेस वार्ता के जरिए एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान किया। बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि लोजपा रामविलास चतरा से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। झारखंड विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आजसू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सीटों का भी यहाँ पर ऐलान हो चुका है। आज हमारा गठबंधन का और सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। आज जिन बातों पर सहमति बनी, हम लोग ने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर जनता के बीच में अपने विषयों का और अपने एनडीए के जो फॉर्मेट होंगे उसके बारे में आपको बताया है। हमारी तैयारी है कि अब 2019 में जो झूठे वायदे के साथ झूठ की बुनियाद पर खड़ी सरकार को इससे बेदखल करना, यही तैयारी हमारी होगी। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? इसमें अलग से हमें कोई मुद्दे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की विफलता ही हमारा सफलता का आधार बनेगा। झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। आप खुद तय कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि इनके लिए हमें कोई नया मुद्दा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ है नहीं, और जो आचार को इन्होंने शिष्टाचार बना दिया, जिस आचार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो इन्होंने शिष्टाचार बना दिया। इस शिष्टाचार से झारखंड को मुक्त करने की आवश्यकता है। झारखंड में जो बांग्लादेश घुसपैठ का भी मुद्दा सुर्खियों में लगातार देखने को मिला है। ये मुद्दा है और ये इसको सॉल्व करना भी हमारा शासन का ही हिस्सा है। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी इसको लेकर चिंतित है। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जो आजसू पार्टी के अध्यक्ष संजय महतो जो डीडी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, झारखंड। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है। जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। झारखंड चुनाव में सीट शेयरिंग के ऐलान के मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ सीटों को रोटेट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नामांकन के अंतिम दिन तक कुछ सीटों पर रोटेशन के रास्ते खुले हुए हैं। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान सुलझ नहीं रहा है। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच पर अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं है। अब हम सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है।
बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही आज से इन सभी 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और जहां भाजपा ने किसी भी सीट पर अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मामले में अब तक कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गणना होगी। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद वे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजेस में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान की फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है, उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। शुक्रवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर पेश किया। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा में प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब स्थिति शांतिपूर्ण है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इलाके का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता ने।
महाराजगंज का वही स्थल है जहां से उपद्रव की शुरुआत हुई थी। आज जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने हत्या के आरोप में की है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 2 बजे की जुमे की नमाज भी अदा हो गई है। पूरे बहराइच में शांति है। हालांकि पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी करके बैठा था। 4 सेक्टरों में बांटा गया है। सीनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, एटीएस की टीम, ये सारी यहाँ तैनात करके रखी गई थी किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। लेकिन जिस तरीके से शांति दिख रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही एक बार फिर जीवन पटरी पर लौटेगा और बहराइच के लोग सुख शांति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महाराजगंज, बहराइच। सऊदी अरब की राजधानी में 12 अक्टूबर से रियाद सीजन का 5वां संस्करण चल रहा है। इसके तहत रियाद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रियाद के सुवेदी पार्क में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां देखने को मिल रही हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। रियाद सीजन 2024 के अंतर्गत सऊदी अरब की राजधानी रियाद के सुवेदी पार्क में भारतीय नृत्य मंडली ने लोगों का मन मोह लिया। इस नृत्य मंडली ने दर्शकों के सामने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इसके साथ ही वहां के लोगों ने भारतीय व्यंजनों का भी खूब लुत्फ उठाया। रियाद सीजन 2024 में इस बार भारतीय परंपरा की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। जो सऊदी सोसाइटी और जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पर है, इंडियन कम्युनिटी और भी जो दूसरी विदेशी कम्युनिटीज हैं, उनके आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। और कल्चर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है लोगों को नजदीक लाने का, और मैं इसके लिए सऊदी अथॉरिटीज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत के अलावा सुवेदी पार्क में फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, सूडान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, बांग्लादेश और मिस्र जैसे अन्य देशों के व्यंजन और संस्कृतियां भी देखने को मिल रही हैं। सुवेदी पार्क में आयोजित हो रहा ये कार्यक्रम सऊदी नागरिकों और प्रवासी समुदायों को एक दूसरे की संस्कृतियों से जोड़ने का केंद्र बन चुका है। मैं अभी 11 साल हो गया रियाद से। अभी अच्छा है। अभी इधर नया फेस्टिवल है सुवेदी पार्क में भी, अभी लेकिन अच्छा चल रहा है अभी ये सीजन में। पिछले साल भी सही था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। और सुवेदी में अभी बहुत लोग, इंडिया से बहुत आदमी, तो अभी तकरीबन हम लोग 3-4 बार आया था इधर। कोई टाइम पे बहुत इंडिया लोग इधर बहुत है इधर। अभी कार्यक्रम में 9 दिन तक भारत के संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय और सऊदी समाज के बीच सौहार्द को बढ़ाना है। रियाद सीजन 2024 सुवेदी पार्क में चल रहा है, जो दक्षिण रियाद में है। इस बार अक्टूबर में 9 दिनों के लिए फोकस है भारत पर। कोशिश दुनिया को ये दिखाने की है कि कैसे भारत के लोग और सऊदी अरब के लोग नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, रियाद से दूरदर्शन न्यूज के लिए। ईडी के अधिकारी आज फाइलों का निरीक्षण करने के लिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। आज और कल 2 दिन के लिए ईडी अधिकारी फाइलों की समीक्षा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नेवेवा कृष्णा ने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने 50-50 अनुपात योजना के तहत 14 भूखंडों को अवैध रूप से हासिल कर लिया है। और आज थाना पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर चेकिंग के दौरान कार सवार 2 युवकों को 2,95,000 रुपए के 500 और 100 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चेकिंग में नकली नोट छापने के उपकरण और कागज बरामद किए गए हैं। आरोपियों में से एक लखनऊ और दूसरा हरदोई का रहने वाला है। पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये लोग 30,000 असली नोट के बदले में 1 लाख नकली रुपए देने का काम करते थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम को सही तरीके से लागू न करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। सिर्फ सज़ा के प्रावधान कर देने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग संबंधी
स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता, इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार निगरानी के लिए जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त करे, ये कहा गया है और सीएमपीओ के साथ साथ कलेक्टर और एसपी की भी इसमें जिम्मेदारी हो। पुलिस की स्पेशल यूनिट बनाई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम के LNCPE में मन की बात क्विज और भाषण प्रतियोगिताओं के चौथे सत्र का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन और ग्लोबल गिवर्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के युवाओं ने अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त किया है। In the last 10 years under Prime Minister Modi, they have regained their lost esteem. Because the children would not recall, but their teachers can remind them before 2014 what was the scenario. Most of our students, most of our youth, even from Kerala, waited for the first opportunity to go abroad. Because they thought there were no opportunities here, because they thought there would be discrimination here. Prime Minister Modi has given that level playing field to every youth, and the youth has been able to demonstrate his talent not only domestically within the country but even outside. Today, if he gives his introduction as Indian, his job prospects increase. कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुडा की ईडी जांच पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मुडा मामले में शामिल कई लोग भ्रष्ट हैं और ये पैसे का कारोबार है। हाल ही में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि मुडा एक भ्रष्ट विभाग है। आर अशोक ने सुझाव दिया कि सरकार को दुरुपयोग किए गए धन की वसूली को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस के सदस्यों को ईडी जांच पर भरोसा नहीं है तो वे अदालतों के माध्यम से कानूनी सहारा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने सभी मामलों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की कवायद तेज कर दी है। यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने शुक्रवार को इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा। जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, जिनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। दिल्ली में सर्दियों की दस्तक देते ही प्रदूषण रूपी दानव डराने लगा है। सांसों पर संकट मंडराने लगा है और जीवनदायिनी यमुना में भी सफेद झाग नजर आने लगा है। यमुना जी का डराने वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में फिर दिखे जहरीले झाग ने टेंशन बढ़ा दी है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पानी की जगह झाग तैरता हुआ दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहां AQI 270 पर पहुंचा। वहीं आनंद विहार में AQI 339 पर दर्ज किया गया। अक्षरधाम क्षेत्र में AQI 293 पर पहुंच गया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है।
वजीरपुर में 379, विवेक विहार में 327, शादीपुर में 337, रोहिणी में 362, पंजाबी बाग में 312, पटपड़गंज में 344, नरेला में 312, मंडलकांड में 375, जहांगीरपुरी में 354, द्वारका सेक्टर 8 में 324, बवाना में 339, आनंद विहार में 342 और अलीपुर में 307 दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।